नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर। एग्जाम नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट, सीटेट एवं अन्य राज्यों की पात्रता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए लगातार हम शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम की क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अधिगम की क्लास में हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं और उन्हीं सिद्धांत में हमने कल भी हमने एक सिद्धांत पढ़ा था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हमने कल पढ़ा था जो BF स्किनर ने दिया था। और आज हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को अवश्य भेजें। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख करके भेज सकते हैं। आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब मैं अवश्य दूंगा। आइए देखते हैं। अगर इससे पहले वाले वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, और मैं तो यहाँ तक आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट की, एनी सब्जेक्ट आपको याद नहीं हो रही हो, मुझे एक बार बता दें, 101% उसका न्यूमेरिक्स अथवा उसका जुगाड़ आपके सामने रख दूंगा। समय लग सकता है लेकिन उसका जुगाड़ आपके सामने बता दूंगा। आपको वो चीज़ ऐसी याद हो जाएगी आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मैंने आपको कल भी उपनाम याद करवाए थे, आपके 100% याद हो गए थे। और आज हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि पावलोव ने दिया था। आइए देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रवर्तक कौन थे, इसको देने वाले कौन थे? पावलोव साहब। पावलोव लिखा हुआ है, पावलोव लिखा हुआ है या पावलोक लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि वो पावलोव ही है। तो इनका जो नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, ये है इसके प्रवर्तक, ये है इसके प्रवर्तक, यानी इसको देने वाले हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना, 1904 में। और पाचन संबंधित एक शोध इन्होंने किया था। पाचन संबंधित, और शोध जो इन्होंने किया था वो कुत्ते पर इन्होंने किया था। कुत्ते की जो लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड जो ग्रंथि है, उसके ऊपर इन्होंने शोध किया। और शोध करके ये पाया कि जब कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसमें लार की वृद्धि भोजन को देखने पर होती है। जब कुत्ते को भोजन दिखाई देता है और उसके बाद जब वो खाता है तो उसकी लार में वृद्धि होती है। ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला था। इसी निष्कर्ष के आधार पर इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहां तक की बात आपके समझ में आ रही है। देखिए, एक कुत्ता था, इन्होंने उस कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी, उस लार ग्रंथि कुत्ते को इन्होंने बांधा अच्छी तरीके से और उसकी लार ग्रंथि का एक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके इन्होंने बाहर जो है वहां से एक पतली कोई ट्यूब जोड़ी इन्होंने, और ट्यूब जोड़ करके और उसे बाहर एक बोतल के अंदर लार को स्टोर किया। और इन्होंने देखा कि सारे दिन में, यानी कि 24 घंटे में कुत्ते में कितनी लार उस बोतल में स्टोर होती है। और उसके बाद इन्होंने देखा कि जब उसे भोजन दिए जाने की बात है, कुत्ते को जैसे ही भोजन दिखाया गया तो लार में अचानक से वृद्धि हो गई, और जब कुत्ते को भोजन कर रहा है तब भी उसकी लार में वृद्धि हो गई। ऐसा इन्होंने एक प्रयोग किया था। और ये जो प्रयोग था, इसी प्रयोग के आधार पर 1904 में
इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो थी इनकी साइंटिफिक नॉलेज की बात। हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, साइको की बात कर रहे हैं। तो साइको में इस कुत्ते के प्रयोग से हम क्या सीखते हैं, इस बात को हमें समझना है। तो देखिए इस बात को हम कैसे समझेंगे, आपको उसी चीज को ध्यान से देखना है और इसी को समझना है, क्योंकि हमारे काम की चीज वही है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो आप दो बातों को समझिए कि एक तो हमने देखा था क्या होता है उद्दीपक, और उद्दीपक के लिए क्या होती है अनुक्रिया। ये उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होते हैं, तो आप जो सिद्धांत, अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसका पहला वीडियो देख लीजिए, जहां मैंने इनकी समरी बताई थी, संज्ञानवादियों की, व्यवहारवादियों की जो समरी जो आपको मैंने बताई थी इनके सिद्धांतों की, उसे एक बार पढ़ लो, उसे एक बार देख लो। 101% आपके दिमाग में बात उतर जाएगी, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहां मैं आपको बता रहा था कि उद्दीपक और उद्दीपक के लिए क्या होती है अनुक्रिया। ध्यान से समझिए, एक मैंने लिखा है उद्दीपक और उद्दीपक के लिए क्या होती है अनुक्रिया। मैंने कल भी आपको बताया था क्रिया 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सहज क्रिया, जो जन्मजात होती है, आप रोने लग जाते हैं, ये आपकी जन्मजात क्रिया है, आपके जन्म से ही ऐसी आदत है। एक होती है आपकी प्रतिक्रिया, यानी किसी क्रिया के विपरीत में आप क्या कर रहे हैं, क्रिया के साथ में क्या कर रहे हैं, आप कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी जो है प्रतिक्रिया है। और इसी के साथ अगर आप कोई भी उद्दीपक के लिए किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली जो क्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। तो इन बातों को आपको समझ लेना है। ठीक है, अब आपका जो उद्दीपक है, यानी कि आपका जो टारगेट है, इस टारगेट को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपने कोई क्रिया की, यही क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को बड़े ध्यान से आप समझना, क्योंकि ये जो अनुबंधन का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, वो पूर्णतः अनुबंधन का सिद्धांत है। आप ऐसे समझिए, क्योंकि किसी भी उद्दीपक के लिए कोई क्रिया होगी, उसे हम कहेंगे अनुक्रिया, और इन्हीं अनुक्रियाओं के बीच में क्या बनता है, एक संबंध बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है, और इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। और यही जो अनुबंधन होता है, इससे रिलेटेड बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जब अनुबंधन होगा तो ही अधिगम होगा, अनुबंधन नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा, मैंने आपको पहले समझा दिया था। ठीक है, पावलोव साहब क्या कहते हैं, इस बात को एक बार समझिए, इनके नियम को समझिए, ये क्या आपको बताना चाहते हैं, इस बात को आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कुत्ते का जो प्रयोग इन्होंने करके दिया था, उसी कुत्ते के प्रयोग को हमें एक बार देखना है। कुत्ते का प्रयोग क्या था कि भाई वो जो कुत्ता है, उस कुत्ते को जैसे ही क्या दिखाया जा रहा है, भोजन। क्या दिखाया गया, भोजन दिखाया गया। और जब कुत्ते को भोजन दिखाया तो उसने अनुक्रिया की, और क्या अनुक्रिया की कि कुत्ते के मुंह से क्या आने लग गई, लार आने लग गई। क्या आने लग गई, लार। क्या दिखाई गई, कुत्ते को भोजन दिखाया गया। यानी जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया, स्वाभाविक उद्दीपक है, नेचुरल है कि कुत्ता जो है भोजन को देखेगा तो लार निकलेगी, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे ही जो भोजन है, ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, और लार जो है आपकी लार, ये लार क्या है कि जैसे ही भोजन देखा तो कुत्ते के तुरंत लार आ गई मुंह में। जैसी लार आ गई, हम जबरदस्ती लार पैदा नहीं कर पा रहे हैं, कुत्ते की एक आदत है कि जैसे ही भोजन देखेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। इसका मतलब लार भी यहां क्या है कि ये नेचुरल रेस्पॉन्स है, नेचुरल, स्वाभाविक उसकी अनुक्रिया है। कोई कुत्ता भोजन देखेगा तो लार निकलेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब इसी बात को दूसरे शब्दों में समझें तो हम इसे कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक। तो ये जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक उद्दीपक, कौन, भोजन की प्राकृतिक उद्दीपक होगा तो आपकी लार यहां क्या होगी, ये भी आपकी प्राकृतिक ही क्या होगी, प्राकृतिक आपका रेस्पॉन्स, यानी कि प्राकृतिक अनुक्रिया होगी। क्या होगी, प्राकृतिक अनुक्रिया। क्या होगी भैया, प्राकृतिक अनुक्रिया होगी। इस बात को समझिए, यानी कि जब भोजन दिखाया गया तो कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी। ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, लार निकल रही है तो ये नेचुरल रेस्पॉन्स है। ठीक है, कि उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है, और स्वाभाविक अनुक्रिया है, इसका मतलब ये प्राकृतिक अनुक्रिया है।
और प्राकृतिक उद्दीपक है, और प्राकृतिक उद्दीपक है तो लार क्या होगी, प्राकृतिक अनुक्रिया होगी। ध्यान से समझ लेना, इस सिद्धांत में पूरा लफड़ा इसी का ही है। ये प्राकृतिक का लफड़ा है पूरा, स्वाभाविक का, ये स्वाभाविक क्या है, प्राकृतिक क्या है, यहाँ उद्दीपक कौन होगा, स्वाभाविक उद्दीपक कौन होगा, स्वाभाविक अनुक्रिया कौन होगी, यही लफड़ा है। इसी को समझना है, इसी को समझ लो, उसके बाद पूरा सिद्धांत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। दोबारा से देख लें, फिर से बता रहा हूं। उद्दीपक है, सिद्धांत में पहले समझाया था कि जब भी कोई उद्दीपक को प्राप्त करना है अनुक्रिया करनी पड़ेगी, और जब आप अनुक्रिया करेंगे तो अनुक्रिया के लिए क्या होगा कि आपको अनुक्रिया किसी उद्दीपक के लिए की जाती है और उसके बीच में एक संबंध बनता है जिसे हम बॉन्डिंग कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं हम। ये जो सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, प्राचीनतम अनुबंधन का सिद्धांत है, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है, परंपराओं से चलता आ रहा है, सीखने की सबसे पुरानी विधि है प्राचीनतम अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, द ओल्डेस्ट लर्निंग थ्योरी। तो आपको याद रखना है। अब कुत्ते का जो प्रयोग पावलोव साहब ने किया था उसी को आपके सामने रख रहा हूं, उसी को समझना है, ध्यान से समझ लीजिए दोबारा से। ठीक है, उद्दीपक यहां कौन रख दिया हमने, भोजन। कुत्ते को क्या दिखाया हमने, भोजन। क्या निकल के आई, लार। भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, कि भोजन को देखेगा तो ही कुत्ते के मुंह में लार निकलेगी। आप कुत्ते के सामने लठ रख दो और उसके बाद में उसको भोजन मत दिखाओ, लठ रख दो, क्या उसके मुंह से लार निकलेगी? दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। क्योंकि कुत्ते को लठ दिखाई देगा तो कुत्ता भागेगा, डरेगा। अब जो डर रहा है ना, जो भागने की क्रिया कर रहा है, वो हम कह सकते हैं अनुक्रिया है। लेकिन लठ दिखाएं और लार निकल जाए, ऐसा संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहां देखिए, भोजन कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है, इस बात को आपको समझना है। स्वाभाविक, नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, और जब नेचुरल स्टिमुलस होगा तो लार यहां नेचुरल रेस्पॉन्स का काम करती है, अनुक्रिया का काम करती है। बात को समझ में आ गई आपके? स्वाभाविक है इसका मतलब प्राकृतिक है, इस बात को समझ लीजिए। प्राकृतिक, नेचुरल, स्वाभाविक है। बात समझ में आ रही है आपके? स्वाभाविक खुद ही आ रहा है, स्वाभाविक है तो नेचुरल है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इसको कि नेचुरल स्टिमुलस होगा, यहां लिखा जाएगा। ठीक है, और यहां भी हम इसे क्या लिखेंगे कि स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, नेचुरल रेस्पॉन्स हो गया। अब देखिए प्रिय मित्रों, इसके बाद अगर भोजन प्राकृतिक है और भोजन स्वाभाविक है तो ये अनुबंधित नहीं है, कंडीशनल नहीं है। कंडीशनल, बात को समझिए, क्या नहीं है, कंडीशनल नहीं है, कंडीशनल स्टिमुलस नहीं है। कंडीशनल स्टिमुलस क्यों नहीं है कंडीशनल? क्योंकि ये कोई कंडीशन नहीं है। भोजन दिया तो लार आ गई, आएगी, नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक है, इसलिए ये क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ध्यान से समझना, इस सवाल का जवाब यही खत्म हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन यही खत्म हो जाना चाहिए। अनकंडीशनल स्टिमुलस अनुबंधित उद्दीपक है। ध्यान से समझ लीजिए, अनुबंधित उद्दीपक है। क्यों? क्योंकि अनुबंधित नहीं है, कंडीशनल नहीं। अंग्रेजी को समझ लीजिए, कंडीशनल नहीं है मतलब कोई कंडीशन नहीं है। क्या हम भोजन देने के बाद कुत्ते के सामने भोजन रखें, कुत्ते को भोजन दिखाएं तो हम उसे यह थोड़ी बोलेंगे तू लार निकाल और फिर वो लार निकालेगा? ऐसा तो नहीं है। हमने भोजन रखा और भोजन रखते कुत्ते ने क्या निकाल दी, लार निकाल दी। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये कंडीशनल नहीं है, कंडीशनल नहीं है, ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और अनकंडीशनल स्टिमुलस को हम क्या लिखेंगे, यू सी और एस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। समझ लीजिए, यही बार बार काम आएंगे, यूसीएस। ठीक है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर ये है तो हमारी जो कुत्ते ने जो लार निकाली है, अब उसकी लार यहां क्या होगी, वो भी अनुबंधित अनुक्रिया होगी। बॉन्डिंग उसके साथ कंडीशनल नहीं है, कंडीशन नहीं हुई है उसके अंदर, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, UCR। बात समझ में आ रही है आपकी? क्या है ये, अनकंडीशनल स्टिमुलस। बात समझ में आ गई? यानी कि भोजन, और भोजन को हमने यहां क्या नाम दे दिया, यूसीएस, और यूसीएस हुआ तो इसे हमने क्या कह दिया, UCR। यानी कि पहला चरण जो कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग कर रहे थे पावलोव साहब, उनका पहला चरण क्या निकल करके आया कि अगर भोजन दिया जाए तो लार निकलेगी। यानी अगर यूसीएस दिया जाए, इसको यहां से समझ लीजिए, अगर उसे यूसीएस दिया जाए, यूसीएस स्टेज फर्स्ट की बात है ये,
स्टेज फर्स्ट में यूसीएस दिया तो यूसीआर निकलेगा। साधारण सी बात है, कुछ नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे ठोक दो, यूसीएस निकलेगा। यूसीएस होगा तो यूसीआर उसके लिए अनुक्रिया के रूप में होगा। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स स्टेज फर्स्ट की बात है। स्टेज सेकंड में वो क्या कहता है, इस बात को समझिए। स्टेज सेकंड में वो कहता है कि अब कुत्ते को हम पहले क्या करेंगे, घंटी बजाएंगे। क्या करेंगे, घंटी, मतलब घंटी बजाई फिर रोटी रखनी है। हमें तो कुत्ते को सिखाना क्या है कि घंटी बजाए और कुत्ते के मुंह में क्या निकल जाए, लार निकल जाए, ये सिखाना है कुत्ते को। तो हम क्या करेंगे कि पहले अब यहां घंटी बजाएंगे। क्या बजाएंगे, घंटी। और घंटी बजाते ही हम कुत्ते के सामने क्या रखेंगे, भोजन रखेंगे। और जब भोजन रखेंगे तो कुत्ते के मुंह में क्या आएगी, लार। क्योंकि कुत्ते के मुंह में लार किसके कारण आ रही है, यूसीआर। लार क्यों आई, यूसीएस के कारण। यूसीएस यानी कि यहां भोजन, इस प्रयोग में यूसीएस कौन है, भोजन। अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन है, भोजन। अब घंटी, ध्यान से समझना, घंटी को हम यूसीएस कहें या सीएस कहें। देखिए तीर के निशान के इधर है, इसका मतलब है तो ये स्टिमुलस। क्या है, स्टिमुलस। अब कंडीशनल है कि अनकंडीशनल, इस बात को समझिए। देखिए स्वाभाविक नहीं है। क्या नहीं है, स्वाभाविक नहीं, क्योंकि प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है, कृत्रिम उद्दीपक। ये क्या था, ये प्राकृतिक उद्दीपक है। और अब हम इसकी जगह क्या रख रहे हैं, कृत्रिम उद्दीपक। भाई कुत्ता घंटी को देख के कभी लार डालेगा क्या, कभी नहीं डालेगा। हम क्या करेंगे कि हम ऐसा चाहते हैं कि घंटी बजा दें, कुत्ते के मुंह से क्या निकल करके आ जाए, लार निकल कर जाए। हम उसे प्रशिक्षण देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। और अधिगम के सिद्धांत का मतलब सीखने के सिद्धांत। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बजाएंगे घंटी। जैसे ही घंटी बजाई तो घंटी क्या है, कंडीशन, हमने एक नई कंडीशन थोप दी। तो ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। और कंडीशनल स्टिमुलस के साथ यूसीएस यानी कि अब हमने क्या कर दिया है कि उसके साथ घंटी बजाई और बजाते ही हमने क्या रख दिया, भोजन रख दिया। और जैसे ही किया तो क्या प्राप्त हो गया, लार प्राप्त हो गई, यानी कि यूसीआर प्राप्त हो गया। यानी अगर आपने घंटी बजाई, घंटी बजाते ही हमने भोजन रख दिया, भोजन रखते ही कुत्ते के मुंह से क्या आ गई, लार आ गई। क्योंकि कुत्ते के मुंह में लार घंटी की वजह से नहीं आई, भोजन की वजह से आई है। ऐसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराएंगे। पहले घंटी बजाएंगे, फिर 3 सेकंड आइडियल समय माना गया, 3 सेकंड का ध्यान रखना। 3 सेकंड का कालिक क्रम में बताऊंगा, ये बात मैं आपको। 3 सेकंड का आदर्श समय माना गया है। यानी अगर कोई भी आपका कृत्रिम उद्दीपक है उसके और आपका प्राकृतिक उद्दीपक के बीच में कम से कम, यानी आदर्श जो पीरियड है, आइडियल जो टाइम है, वो 3 सेकंड का हमने को रखना है। पहले घंटी बजाई, 3 सेकंड बाद उसके सामने रखेंगे भोजन। भोजन रखते ही कुत्ते के मुंह से आगे लार। जब बार बार ऐसा होगा तो क्या होगा कि अंत में जब हम घंटी बजा देंगे तो कुत्ते के मुंह से क्या निकल करके आ जाएगी, लार निकल करके आ जाएगी। यानी हमने भोजन नहीं रखा है, घंटी जैसे ही बजेगी कुत्ता समझ जाएगा कोई आ गया, भोजन। तो कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा है, वो दिमाग में क्या चल रहा है, भोजन। किसके बजाते, घंटी। यानी उसने घंटी को किसके स्थान पे प्रतिस्थापित कर दिया, भोजन के स्थान पे। यानी कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। और कंडीशनल स्टिमुलस के लिए वो घंटी पर ही लार देने लगा, यानी कंडीशनल हो गई कि घंटी बजेगी। क्या लठ आपको उसके तक सामने लठ जाकर के बजा दो, क्या लार फेंक देगा, क्या नहीं फेंकेगा। क्योंकि कंडीशन क्या है, घंटी। और घंटी बजा दी तो तुरंत उसने क्या निकाल दी, लार। यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स है। ये लार कब आ रही है, कंडीशन के कारण आ रही है। इसलिए हमने क्या कह दिया इसको कि ये क्या है कि आपकी कंडीशनल रेस्पॉन्स है। क्या है, कंडीशनल रेस्पॉन्स है। तो ये आपको समझना है, यही बात पावलोव साहब यहां समझाना चाहते थे। और यही वो अपने 3 स्टेज के अंदर बताते हैं, ये इनका 3rd स्टेज है। तो ये बात पावलोव साहब ने समझाई कि कुत्ता जो है, उस कुत्ते के सामने हम भोजन रखेंगे तो कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। ठीक है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक उद्दीपक है, नेचुरल स्टिमुलस है। और प्राकृतिक जब होगा तो प्राकृतिक अनुक्रिया करेगा कुत्ता, और प्राकृतिक अनुक्रिया क्या करेगा, उसके मुंह से लार निकल करके आएगी। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या कहता है कि अब हमने बजाई घंटी, तो पहले हमने बजाई घंटी बजा के हमने कुत्ते को क्या दिया, भोजन। उसके बाद उसके मुंह से क्या निकली, लार निकलनी थी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि रोज ऐसी प्रक्रिया को दोहराया। जब रोज ऐसी प्रक्रिया को दोहराया तो कुत्ता समझ गया कि भैया ये जो घंटी है, ये घंटी जब भी बजती है तो क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो अब कुत्ते को जैसे हमने घंटी बजाई, घंटी बजाते क्या निकलने लगी, लार निकलने लगी। अनुबंधित यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स दिखा दिया उसने, कंडीशन के प्रति कंडीशनल रेस्पॉन्स दिखा दिया। देखो आप एक प्रयोग कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। कुत्ता है आपके घर में, छोटा बच्चा है कुत्ते का, पिल्ला, उसका आपको नाम रखना है।
मान लीजिए आप उसका नाम रखना चाहते हैं टॉमी, तो आपको उसको टॉमी नाम रखना है। तो क्या करेंगे कि कुत्ते के सामने जब छोटा है, बिल्ला छोटा है, तो आप दो लोग दो तरफ बैठ जाओ, दोनों के हाथों में क्या होना चाहिए, कोई रोटी का टुकड़ा होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए। अब उस रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़िए और एक तरफ का जो आदमी बैठा है, यानी कि दो लोग बैठे हैं, एक यहां बैठा है और एक यहां बैठा है और एक बैठा है यहां पर, ठीक है। बीच में यहां कौन है, कुत्ता। अब यहां से रोटी का एक टुकड़ा डालो और टुकड़ा डालते ही उसको पहले बार बार टॉमी टॉमी बोलो और उसके बाद यहां उसको रोटी का टुकड़ा डालो, रोटी का टुकड़ा खाने आएगा। उसके बाद अब वो इसी के पास है, क्योंकि वो बची हुई रोटी खाना चाहता है, ये उसकी सहज क्रिया है, जन्मजात क्रिया। कुत्ता चाहता है मैं इस रोटी को खा लूं और इसके हाथ में से मेरे पास छूट जाए तो, पर आप मार दोगे इस बात के लिए वो डरता, भय है उसके अंदर, इस बात के लिए वो डर रहा है। अब इधर वाला उस कुत्ते को बुलाओ और बुलाओ उसको, बार बार टॉमी बोलो और इधर वाले भी उसको क्या दे दे, रोटी का टुकड़ा दे देगा। तो अब वो कुत्ता यहां से कहां पा करके जाएगा, यहां। जब ऐसी प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी तो 1 या 2 दिन में ही कुत्ता समझ जाएगा कि जब भी कभी टॉमी बुलाया जाता है तो मुझे भोजन मिलता है, तो उसके मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। और इसी के बाद कुत्ता समझ जाएगा, कुत्ते में अधिगम की प्राप्ति होगी। और अधिगम की प्राप्ति यह होगी, कुत्ता यह समझेगा कि मेरा नाम क्या है, टॉमी नाम है, यानी जब मुझे टॉमी बोलेंगे तो मुझे भाग करके इसके पास जाना चाहिए। तो वो कुत्ता उस नाम से ही, फिर जैसे आप नाम बोलोगे, यानी कंडीशनल हो जाएगा कि कंडीशनल स्टिमुलस, आप जैसे ही उसका नाम बोलोगे तो कुत्ता आपके पास भाग के आएगा, भागने की अनुक्रिया करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होती है आपकी जो है इसका स्टेज है ये 3 जो पावलोव साहब ने जो बताए थे कि अगर हमें जो है कृत्रिम उद्दीपक प्राप्त करना हो, कृत्रिम उद्दीपक, तो कृत्रिम उद्दीपक अगर प्राप्त करेंगे तो कृत्रिम उद्दीपक के लिए कृत्रिम ही क्या होने लग जाएगी, अनुक्रिया होने लग जाएगी, रेस्पॉन्स होने लग जाएगा। यही बात किसने समझाई थी प्रिय मित्रों, पावलोव साहब ने समझाई थी। आपको इसी बात को समझना है, इसमें आपके कोई दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इस चीज को एक दूसरे तरीके से हम समझते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास का एक एग्जाम्पल हम इसके अंदर देखते हैं। इससे पहले हम एक बार इसको यूं देखते हैं कि आपका जो अनुबंधन जो हो रहा है, इस अनुबंधन के लिए शास्त्रीय जो अनुबंधन हो रहा है, इसके लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। तो एक तो इसकी शर्तें देखते हैं, उस शर्तों को समझिए, शर्त आपके समझ में आ जाएंगे तो आपके काफी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली शर्त कि एक तो इनका कर्म होना चाहिए। किसका कर्म होना चाहिए कि यूसियस, यानी कि यूसियस और इसके साथ में आपका सीएस, इन दोनों को प्रस्तुत करने का कर्म होना चाहिए। प्रस्तुत करने का कर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कुत्ते के सामने भोजन तो रख दो पहले और घंटी बजाओ बाद में। अगर भोजन पहले रख दोगे, घंटी बजाओगे बाद में, तो क्या होगा, कुत्ते को क्या मिल गया, भोजन। अब उसकी घंटी से कोई मतलब नहीं, तुम बजाते रहो, घंटी भाग जाएगा, वो भोजन मिल गया ना, उसको भोजन खाया ना और भागा ना वहां से वो। इसलिए पहले क्या बजानी है, घंटी। क्या बजानी है, घंटी। पहले घंटी बजाओ, फिर कुत्ते को भोजन दो, तो कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। बात समझ में आ रही है। यानी भोजन पहले देके फिर घंटी बजा दोगे, कुत्ते के मुंह से लार नहीं निकलेगी। इसलिए क्या करना है, पहले घंटी बजानी है, फिर भोजन देना है, और फिर कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है कि कोई अवरोध नहीं हो, बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। बाह्य अवरोध का मतलब कि जैसे कुत्ते को हम घंटी बजा दी, घंटी बजा के हम उसे क्या दे रहे हैं, भोजन, और उसी के साथ तुम हाथ में एक लठ लेके बैठ जाओ 6 फुट का, क्या कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी, नहीं निकलेगी। खाना ही छोड़ के भाग जाएगा तुम्हारा, वो नहीं खाएगा। क्यों, उसे पता है कि अब तेरे लठ गिरेगा तो क्या होगा, उस कुत्ते को भय हो गया। अब जब कुत्ते को भय हो गया, डर हो गया, तो अब कुत्ते के मुंह से लार कहां से निकलेगी। वो भोजन नहीं खाना चाह रहा तुम्हारा भैया, तुम्हारा भोजन नहीं खाना चाह रहा है, तो अब उसके मुंह से लार कैसे पैदा होगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम ये प्रयोग कर रहे हैं, ये पावलोव साहब समझा रहे हैं इस बात को, कि वो कहते हैं कि ये अनुबंधन कब होगा, अनुबंधन की शर्तें क्या होंगी। इस शर्तों के लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि वहां का जो अवरोध, बाह्य कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साइड के अंदर तो और कुत्तों की पिटाई हो रही है, आप वाले अपने कुत्ते पर ये प्रयोग करना चाहें कि औरों को तो उधर लठ गिर रहे हैं, तुम सोचो तुम्हारे वाले से मैं लार पैदा करवा लो, ये दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा। अब तीसरी बात है
कि बाह्य वातावरण सही होना चाहिए। तो बाह्य वातावरण सही कैसे होगा कि मैंने अभी अभी कहा ना कि साइड में बाकी कुत्तों के लट गिर रहे हैं और तुम तुम्हारे वाले से लार पैदा करना चाह रहे हो, तो यह संभव नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद इन चीजों को आपको दिमाग के अंदर रखना है कि वहां कोई किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए और इनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए जिसे हम कालिक क्रम कहते हैं। अगर कालिक क्रम नहीं होगा तो कुत्ते के मुंह से लार नहीं निकलेगी। आपकी बात समझ में आ रही है? तो कालिक क्रम होना चाहिए, बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए और उसका जो बाह्य जो वातावरण है वो बाह्य वातावरण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर ये सब होंगे तो ही आपके कुत्ते से क्या निकलेगी, कोई कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। और एक इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है प्रिय मित्रों कि यहां जो यूसीएस है, यूसीएस आपका यूसीएस यहां कौन है, भोजन। तो यहां आपका यूसीएस जो है ये यूसीएस हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रभावशाली। किसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, सीएस की अपेक्षा। ठीक है, ध्यान को समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, सीएस की अपेक्षा। यानी कि आप इस बात को समझिए कि आप यहां कुत्ते को जो भोजन खिला रहे हैं, भोजन जो दे रहे हैं, वो भोजन जो है यानी कि यूसीएस जो प्राकृतिक जो उद्दीपक है, आपका नेचुरल जो स्टिमुलस है, ये इफेक्टिव होना चाहिए। अगर ये इफेक्टिव नहीं हुआ तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात को समझिए। कुत्ता किसी चीज को नहीं खाता है, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, अब कुत्ता जो है वो लस्सी को पीना पसंद नहीं करता है। कोई कुत्ता है वो लस्सी पीना पसंद नहीं करता, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए। अब वो कुत्ता लस्सी पीना पसंद नहीं करता है। अब लस्सी जब पसंद नहीं करता है तो उसके मुंह से क्या पैदा नहीं होगी, लार पैदा नहीं होगी। ठीक है, और लार पैदा नहीं होगी तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आप घंटी बजा दें तो कुत्ते के मुंह से लार पैदा हो जाए? संभव नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं होगी, क्योंकि कुत्ते के मुंह से लस्सी पैदा करने से ही लार पैदा नहीं हो रही। कुत्ते के सामने आपने लस्सी रखी तो ही लार पैदा नहीं हो रही, तो कुत्ते के सामने घंटी बजा दोगे तो लार पैदा नहीं होगी भैया। अगर मान लीजिए कुत्ते ने लस्सी को देखा, देखते वो सोच रहा दूध है, दूध सोचते कुत्ते के मुंह से क्या आ गई, लार निकल गई। अब आपने कुत्ते के सामने बजा दी घंटी, अब जब घंटी बजा के आप लस्सी रख रहे हो तो कुत्ते के मुंह से लार नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, कुत्ता इसको पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये यहां प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, और कुत्ते के सामने आपने लस्सी की जगह क्या रख दिया, मांस रख दिया। जैसे ही आपने मांस रख दिया, कुत्ता बड़ा चाव से खाना चाहता है इसको, ये रख दिया तो लार निकल रही है, क्योंकि ये प्रभावशाली। किसकी अपेक्षा, आपके सीएस की अपेक्षा। जो आपका कंडीशनल स्टिमुलस है, आपका कृत्रिम जो उद्दीपक है, उसके प्रति कुत्ता क्या है कि उसको जो कंडीशनल स्टिमुलस है उसके प्रति अब आपका कुत्ता इस बात की तरफ ढल जाएगा और ये उसकी आदत में शुमार हो जाएगा। क्योंकि यहां प्रभावशाली कौन है, आपका जो भोजन है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है, आपका प्राकृतिक जो उद्दीपक है, यानी कि यहाँ जो मांस है, उसके प्रति कुत्ता क्या हो गया है यहाँ, अब वो प्रभावशाली हो गया। जब प्रभावशाली हो गया तो अब घंटी बजाएंगे, घंटी बजाते कुत्ते के मुंह से क्या निकल जाएगी, लार निकल जाएगी। तो ये अनुबंधन की शर्तें हैं और इन शर्तों को आपको देखना है। शर्तों का मतलब है यहां कि अगर आपने ये चीजें की तो ही परिणाम प्राप्त होगा, ये नहीं की तो परिणाम प्राप्त नहीं होगा। मैंने सारी बात बता दी। प्रस्तुत करने का क्रम होना चाहिए, पहले आपको घंटी रखनी पड़ेगी, घंटी बजानी पड़ेगी, उसके बाद आपको भोजन रखना पड़ेगा। आप कुत्ते को भोजन खिला के घंटी बजाएंगे तो क्या करेगा, तुम्हारी घंटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले घंटी बजाओ, फिर भोजन रखो, इसके बाद अब कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। बात आपके समझ में आ रही है? दूसरी बात तो कहता है भाई अवरोध नहीं होना चाहिए। आप लठ लेकर के बैठ जाओ, सोचो कि कुत्ते के मुंह से लार निकल जाए, संभव नहीं है। बाह्य वातावरण सही होना चाहिए, एटमॉस्फेयर सही होना चाहिए। बाहर तो आप कुत्तों के लठ मार रहे हो पूरे प्रशिक्षण देने के लिए, और इधर एक कुत्ते के मुंह से लार पैदा करना चाह रहे हो, उसे सिखाना चाह रहे हो, ऐसा भी संभव नहीं होगा। और आपका यूसीएस सीएस की अपेक्षा प्रभावशाली होना चाहिए, तभी ऐसा काम होगा। अब इन्हीं चीजों को हम एक बार इनके नियम देखते हैं। जो शास्त्रीय जो अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसके हम नियम देखते हैं, और जब नियम हम देखेंगे तो हम आसानी से इसे समझ जाएंगे और ये हमारे समझ में आ जाएगा कि इसके नियम क्या हो सकते हैं। तो इनके नियम देखते हैं एक बार हम। देखिए, नियमों में सबसे पहली बात आपको मैं बताता हूं कि इनके नियमों में सबसे पहले होता है उत्तेजना का क्रम। किसका क्रम होता है, उत्तेजना। देखिए, नियम हम पढ़ रहे हैं किसके, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नियम हम पढ़ रहे हैं। उत्तेजना कैसे होगी, इस बात को समझिए कि हम चाहें कि कुत्ते के मुंह से क्या निकले, लार। क्या निकले, लार निकले। कैसे निकलेगी उसके कुत्ते के मुंह से लार? कुत्ते के मुंह से लार तब निकलेगी
जब वो कुत्ता उस भोजन को खाना चाहता हो, और खाएगा कब, या फिर कोई ऐसी वस्तु हम उसके सामने प्रस्तुत करें जो उसके लिए उद्दीपक का काम करे, जिससे वो चाहे कि हाँ मैं इसे प्राप्त कर लूं। और प्राप्त कब करना चाहेगा, जैसे आप उसके सामने उसे रखेंगे तो उसके मुंह से लार निकलेगी। इसलिए ध्यान रखना कि उत्तेजना प्रस्तुत करनी है, और उत्तेजना कब प्रस्तुत होगी, जब बार बार भोजन रखा जाएगा। जब बार बार कुत्ते के सामने भोजन रखेंगे तो कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। बात समझ में आ रही है? बार बार हम रखेंगे, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी। और जब कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी तो हम क्या करेंगे, यहां घंटी बजाएंगे पहले, और जब घंटी बजाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, भोजन रखेंगे तो कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। अब कुत्ता दोनों के प्रति संवेदनशील हो गया है, घंटी के प्रति भी और इसके प्रति भी संवेदनशील हो गया है। ठीक है, अगर हम ऐसा सोचें कि हम एक बार में ही घंटी बजा दें और घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार निकल जाए, तो यह संभव नहीं है। इस प्रक्रिया को हमें बार बार दोहराना पड़ेगा। बार बार दोहराएंगे तो कुत्ते के मुंह से घंटी बजाएंगे पहले, और उसके 3 सेकंड बाद खाना देंगे कुत्ते को, फिर कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी, तब वो ऐसी प्रक्रिया करेगा। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, पौलो साहब कहते हैं कि विलोपन होता है। क्या होता है? विलोपन होता है। इस बात को समझिए कि जब हमने क्या करा कि रोज हमने ऐसी घटना करी, रोज हम कुत्ते के लिए पहले घंटी बजा रहे हैं, फिर हमने भोजन दिया, भोजन देके हमने कुत्ते से क्या प्राप्त कर ली, लार प्राप्त कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुत्ता भी समझ गया कि, कुत्ता क्या समझ गया कि घंटी बजेगी तो क्या मिलेगा, भोजन। इसका मतलब कुत्ता समझ गया, जैसे ही घंटी हमने बजाई, बजाते ही कुत्ते के मुंह से क्या आ गई, लार आ गई। समझ गया कुत्ता कि घंटी बजेगी तो क्या मिलेगा, भोजन। और वो तो भोजन मिलते ही लार फेंक रहा था, इसलिए कुत्ता समझ गया घंटी बज गई तो लार फेंक देता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या हो रहा है, घंटी का मतलब क्या हो गया, भोजन हो गया। कुत्ता समझ गया। अब ये कहता है कि विलोपन होगा। कैसा होगा विलोपन, ये समझिए। ये कहता है कि कुछ समय के बाद, रोज रोज आपने ऐसा कर दिया, घंटी तो बजा दी और कुत्ते के मुंह से लार भी आ गई, लेकिन आपने भोजन नहीं रखा। अब जब घंटी बजाई, कुत्ते ने सोचा भोजन मिल गया, लार निकल गई। अब जब घंटी बजाई और भोजन नहीं आया तो कुत्ते के मुंह से लार तो आ गई थी, लेकिन रोज रोज जब आप ऐसी घटना कर दोगे कि घंटी बजाओगे और भोजन नहीं दोगे कुत्ते को, तो उसके मुंह से लार निकलनी बंद हो जाएगी। तो ये क्या होगा, इसका विलोपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात को बहुत आसानी समझ लेना है कि जब रोज ऐसी घटना होती है तो उसके बाद में एक न एक दिन कुत्ता भी समझ जाता है कि अब घंटी बजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घंटी बजने से तुझे क्या प्राप्त नहीं होगा, भोजन प्राप्त नहीं होगा। और जब भोजन प्राप्त नहीं होगा तो कुत्ते के मुंह से लार की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद होता है स्वतः पुनर्स्थापन। क्या होता है, स्वतः पुनर्स्थापन। अब ये पुनर्स्थापन क्या होता है, इसे समझिए। देखिए, स्वतः मतलब खुद ही, और पुनर्स्थापन, पुनः यानी दोबारा, स्थापन यानी स्थापना, यानी वही अनुबंधन का। कौन सा अनुबंधन, घंटी बजाते क्या निकल रही थी, लार निकल रही थी, उसी अनुबंधन की दोबारा से क्या होगी, स्थापना होगी। ये पावलोव साहब का तीसरा नियम कहता है। नियम को समझिए। देखिए, भोजन दिखाया, कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार। उसके बाद तुमने घंटी बजा की और फिर भोजन दिया, फिर लार निकली। अब कुत्ता समझ गया घंटी बजेगी तो क्या निकलेगी, लार निकलेगी। धीरे धीरे आपने क्या किया कि घंटी तो बजाई लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया। जब ऐसा किया तो एक न एक दिन कुत्ता समझ गया कि घंटी बजाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुझे अब क्या नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, विलोपन हो गया उस चीज का। अब क्या होता है कि एक दिन अचानक से, काफी दिन गुजर गए और एक दिन अचानक से कुत्ते को क्या सुनाई दी, घंटी। और घंटी सुनाई दी तो सुनाई देते ही कुत्ते के मुंह से क्या निकल गई, लार निकल गई। क्योंकि उस समय कुत्ते के दिमाग में स्वतः ही आ गया कि घंटी बजी है, इसका मतलब क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो उसके दिमाग से क्या निकल गई, लार निकल गई। देखिए, एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को, दूसरे तरीके से समझिए, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। इससे संबंधित आपको ही दोबारा कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, एक स्कूल है। अब इस स्कूल में मान लीजिए आप यहाँ टीचर भर्ती हो जाते हैं रीट से, और रीट में जब टीचर भर्ती हो गए, 3rd ग्रेड आप स्कूल के अंदर गए, L2 के विद्यार्थी हैं, और आप स्कूल में 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक आप पढ़ाने लग गए। अब आपकी एक आदत है कि जैसे ही आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने से पहले आप चपरासी को कहते हैं कि मेरी क्लास में सामने वाली बेंच पर या मेरी चेयर पर, कुर्सी पर क्या रखे हो, डंडा। क्या रखे हो, डंडा रखे हो। यह आपने किसको कहा, चपरासी को कहा। यानी कि सबसे पहले आप यानी कौन, अध्यापक। आप जब कक्षा में जाते थे, आप जाते ही बच्चों को बोलते थे बेटा शांत होकर पढ़ लो। क्या करके, शांत होकर पढ़ लो। यानी पढ़ना और शांत होना, ये क्या है, ये आपका यूसीआर है।
यूसीआर का मतलब अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है, ये प्राकृतिक उद्दीपक है। बच्चे समझ जाते हैं कि मास्टर जी क्लास में आ गए, इसका मतलब अब शांत होकर पढ़ना है, ये बात बच्चे समझ जाते हैं। ऐसी क्रिया करेंगे मास्टर को देखते ही बच्चे, इसका मतलब आप भी क्या है, प्राकृतिक उद्दीपक है। बच्चों ने आपको देखा, बच्चों ने आपको देखा, अगर आपको बच्चे नहीं देखते तो क्लास में बच्चे क्या करते, शोर करते। इसका मतलब आपको देखते ही बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चों के लिए आप क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, प्राकृतिक स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस है आप बच्चों के लिए, और अनकंडीशनल है। अब क्या हुआ, आपने चपरासी को बोला मेरी क्लास में क्या रखे हो, डंडा रखे हो। अब चपरासी आपकी क्लास में डंडा रख के आता है। उसके बाद आप क्लास के अंदर जाते हैं और उसके बाद आप पूछते हैं मॉनिटर से किस किस बच्चे ने क्लास में आवाज करी, और आप डंडे से उसको ठोकते हैं ढंग से। जैसे ये घटना होती है तो बच्चे समझ जाते हैं कि मास्टर जी क्या करेगा, आते ही आपको शांत करेगा और शांत करने के बाद आपसे पढ़ने की बात करेगा। यानी मास्टर जी क्लास में आ गया तो हमें क्या करना है, शांति से पढ़ना है। क्या करना है, शांति से पढ़ना है। यानी ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस, और ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, कंडीशनल, आपको क्या प्राप्त हो रहा है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स प्राप्त हो रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि आपने स्कूल की कर ली छुट्टी, आपने यानी स्कूल के अध्यापक ने कर ली छुट्टी, और आपने जैसे ही छुट्टी करी तो छुट्टी करते ही अब हेडमास्टर जी समझ गए क्लास में बच्चे क्या करेंगे, बदमाशी। तो बदमाशी करेंगे, आवाज करेंगे, तो उसे कैसे रोका जाए। तो आपके हेडमास्टर ने किसको कहा, चपरासी को, क्या कहा कि अब इस क्लास में चेयर पर जाकर के क्या रखाओ, डंडा रखाओ। क्या रख के आ जाओ, डंडा। जैसे ही डंडा रख करके बच्चे समझ गए कि डंडा रखने का मतलब मास्टर जी क्लास में आने वाले हैं, तो डंडा रखा रहा। तो पूरी क्लास के टाइम 1 घंटे जितनी देर अध्यापक जी क्लास रही, बच्चे शांत रहे, और शांत रहते रहते बच्चे क्या करने लग गए, पढ़ने लग गए। अब पूरी क्लास के बाद मास्टर नहीं आया तो बच्चों ने क्या करा, पढ़ा, आसानी से पढ़ा सभी बच्चों ने। क्यों, क्योंकि कंडीशनल स्टिमुलस बच्चों के साथ प्राप्त हो गया, और कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्या अनुक्रिया हुई, कंडीशनल रेस्पॉन्स। सीएस की जगह हमें क्या प्राप्त हो गया, सीआर। यानी बच्चे अब ये समझ गए कि जब भी कभी क्लास में डंडा आएगा इसका मतलब कौन आएगा, मास्टर आएगा। बात समझ में आ रही, वही कुत्ते वाली बात है, कुत्ता समझ गया। घंटी अगर बजी है तो कुत्ते को क्या मिलेगा, भोजन, और भोजन मिलने का मतलब कुत्ता क्या निकालेगा, लार निकालेगा। वही बात है, अगर क्लास में डंडा रख दिया गया तो बच्चे वही समझ जाएंगे डंडा रखने का मतलब कौन आ गया, मास्टर। मास्टर तो नहीं आया, लेकिन एक कंडीशन पैदा हो गई कि जब भी कभी डंडा रखा जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि मास्टर आएगा, और आते ही सुनेगा और पूछेगा तो ठोकेगा। तो ये बात वो अपने दिमाग में बच्चे सेट कर लेते हैं। यही तो पावलोव साहब सिखाना चाहते हैं, वही तो कहना चाहते हैं कि कुत्ते को प्रशिक्षण देना है, पशु को प्रशिक्षण देना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना है, तो इसका प्रयोग कीजिए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जब शैक्षिक महत्व आप समझेंगे तो उसका महत्व यही तो है कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना है। और अच्छी आदतों का विकास करना तो कैसे करेंगे, वो कहते हैं कि मेरे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से करेंगे। कोई बच्चा है बीड़ी पीता है, अब उसे छोड़ नहीं रहा, तो देखिए कोई बच्चा जैसे ही बीड़ी पीता है, अब क्या करेंगे कि उसके माँ बाप जो है या उसके अध्यापक जो है वो उस बच्चे को क्या करेंगे कि आएंगे और आते ही उस बच्चे को डंडे से आकर के ठोकेंगे जब भी कभी उसे बीड़ी पीता हुआ मिलेगा। तो एक न एक दिन जब कभी उस बच्चे को कोई ये भी कह देगा कि फला मास्टर जी आ रहे हैं, तो उसी समय वो बच्चा जो है अगर बीड़ी पी भी रहा होगा तो बीड़ी को फेंक देगा और फेंक करके भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसके नाम से ही समझ जाता है कि अगर वो मास्टर आया तो आते ही तेरे को यहाँ ठोकेगा और बीड़ी तेरे को छोड़नी पड़ेगी। यानी बालकों में अगर अच्छी आदतों का विकास करना है, बालकों में अच्छी आदतों का अगर जब भी विकास करना है तो हम शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, और पावलोव साहब के दिए गए इस सिद्धांत को हमें समझना है, इसी से हम समझेंगे और इसी से सारी बात आपके समझ में आएगी। ये सिद्धांत इसी बात के लिए कहता है, इस सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो आपको ऐसे ही समझ में आएगा, इसलिए इस बात को आपको देख लेना है। इसके बाद होता है कि उद्दीपक का सामान्यकरण होता है। देखिए उद्दीपक का सामान्यकरण, और उद्दीपक का सामान्यकरण क्या होता है इस बात को एक बार समझ लीजिए। उद्दीपक का सामान्यकरण ऐसा होता है कि जब भी कभी उद्दीपक ऐसी किसी चीज को दोबारा से देखता है, जब भी कभी कोई प्राणी ऐसी चीज को दोबारा से देखता है, उद्दीपक को दोबारा से देखता है, सेम चीज को देखता है, तो वो वैसी ही प्रक्रिया दोहराने लग जाता है। जैसे यहां मैंने आपको बताया कि बच्चे क्लास में आवाज कर रहे थे, बच्चों के सामने क्या रखा गया, डंडा। डंडा रखते ही यहां क्या हो गए कि बच्चे समझ गए कि यहां पर अब क्या होगा कि जैसे ही डंडा रखा जाएगा तो बच्चे समझ जाएंगे मास्टर आएगा तो यहां ठोकेगा। और जब ये कंडीशन होगी तो जब हमेशा ही डंडा रख दिया, अगर मास्टर क्लास में आया ही नहीं
तो एक ना एक दिन क्या हो गया, विलोपन हो गया। क्या हो गया, विलोपन हो गया। विलोपन हो गया, बच्चे समझ गए कि डंडा ही रखा जा रहा है, मास्टर नहीं आ रहा। तो बच्चे, अब बच्चों के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब डंडा रखा हुआ है तो भी बच्चे क्लास के अंदर उधड़ंग मचा रहे हैं, बच्चे क्लास में वही आवाज कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो डंडा क्लास में रखा गया कई दिनों के बाद, और अचानक से आ गए मास्टर जी। जैसे ही डंडा रखा गया, मास्टर जी आ गए। अब बच्चे समझ गए कि ये तो गड़बड़ हो गई, हमने गलत बात को समझा था। अब जब भी कभी डंडा रखा जाएगा तो बच्चे क्या समझ जाएंगे कि मास्टर आएगा और आते ही ठोकेगा, तो सत्य पुनर्स्थापन हो गया उसका। अब एक दिन क्या होता है कि उस अध्यापक की तो क्लास हो गई खत्म, अब दूसरे अध्यापक क्लास में आने थे, और जैसे ही आने थे तो उसी समय क्लास में चपरासी ने ला करके क्या रख दिया, डंडा। अब बच्चे समझ गए कि ये जो मास्टर जी आएंगे ये भी क्या करेंगे, क्लास में आते ही ठोकेंगे, अगर अपन पढ़ते हुए नहीं मिले, अगर अपन आवाज करते हुए नहीं मिले। यानी उद्दीपक के सामान्यकरण की स्थिति में ऐसा होता है कि जब भी कभी वैसी घटना दोबारा से दोहराई जाएगी तो उस स्थिति के अंदर जो प्राणी है, जो या जो बालक है, या जिसके प्राणी पर हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी जीव पर हम प्रयोग कर रहे हैं, वो उससे मिलते जुलते उद्दीपकों के लिए भी वैसा ही रेस्पॉन्स, वैसी ही अनुक्रिया करने लग जाता है। इस बात को आपको समझना है। दूसरे टीचर ने डंडा रख दिया तो भी वो समझ जाता है कि अब यहां चुप रहने में भलाई है, चुप रहेंगे तो ठीक होगा, शांति से पढ़ लेंगे तो ठीक होगा, नहीं ये मास्टर भी आपको पिटेगा। बात आपके समझ में आ रही है? तो ऐसी चीजों को आपको समझना है। इसके बाद पांचवी चीज होती है विभेदन। क्या होती है? विभेदन होता है। बात को समझिए, विभेदन कैसे होता है इस बात को समझिए। कुछ समय के बाद बच्चा समझ जाता है कि जब भी क्लास में डंडा रखा जाएगा इसका मतलब क्या आएगा, मास्टर आएगा। बच्चा इस बात को समझ गया, लेकिन अब वो ये भी समझ गया है कि मास्टर आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, और अकेला डंडा आएगा तो भी कैसे पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बालक जो है वो कृत्रिम और प्राकृतिक, जो आपने जो उद्दीपक रखे हैं बच्चे के सामने, कृत्रिम है घंटी, और प्राकृतिक कौन है, भोजन। यानी कुत्ता कुछ समय के बाद कुत्ता समझ जाएगा कि भोजन कब मिलेगा और अकेली घंटी कब बजाई जा रही है। यानी अब वो इन दोनों में विभेदन करना सीख गया, फर्क करना सीख गया। बच्चा समझ जाता है कि अब मास्टर आ गया तो अब अपने को पढ़ लेना है, और अब सिर्फ डंडा आया है, और अब सिर्फ मास्टर आया है, अब दोनों एक साथ आए हैं। इस बात में फर्क करना बच्चा आसानी से समझ जाता है। इसका मतलब बच्चा जो है वो विभेदन करना सीख जाता है, दोनों में विभेदन करना सीख जाता है। ठीक है, ये इसके नियम होते हैं। इन नियमों में एक बाह्य अवरोध का नियम होता है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया, अनुबंधन की शर्तों में था कि बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को सिखा रहे हैं, आपने तो बच्चे को सिखाया, आपने बच्चे को पीट दिया, अगले दिन आप अपने घर से, बच्चा जो है वो अपने घर से अपने मम्मी पापा को बुला लाया, वो स्कूल में जाकर के सभी बच्चों के सामने उस अध्यापक के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि आपने मेरे बच्चे को क्यों पीट दिया। ऐसी स्थिति में अपने देसी भाषा में कहते हैं बच्चे का पांख लग जाते हैं। यानी ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो उस अध्यापक से यहां टक्कर लेने की कोशिश करता है। वो ये समझता है कि अध्यापक ने कल पीटा, और पीटा तो मैं मेरे मम्मी पापा को बुला लाया, और वो इसके साथ मास्टर के साथ लड़े। यानी अगली बार जो है, अब जब क्लास में डंडा रखा जाएगा तो उस बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बच्चा जो है उसको बाह्य अवरोध प्रभावित कर रहा है, और जब बाह्य अवरोध प्रभावित कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में शास्त्रीय अनुबंधन नहीं होगा, और अनुबंधन नहीं होगा तो नहीं सीख पाएगा। बात समझ में आ रही है? कुत्ते को आपने घंटी बजाई, घंटी बजा के आपने 3 सेकंड बाद कुत्ते को भोजन दे दिया, कुत्ते के मुंह से निकल करके आ गई लार। अब आप लाए 6 फुट का लठ, अगले दिन जैसे ही कुत्ता आया आपने पहले घंटी बजाई और 3 बार आप बजा रहे हैं लठ, और उसके बाद आप रख रहे हैं वहां पर भोजन। क्या कुत्ता भोजन कर लेगा? नहीं करेगा। कुत्ते के मुंह से लार आएगी, लार तो आनी बहुत दूर है, कुत्ते के मुंह की लार भी सूख जाएगी, उसे पता लठ गिरेंगे अब तेरे। तो उस घंटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर बाहर का कोई अवरोध आपने वहां पैदा कर दिया है तो। यानी ऐसी जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, तो ही अनुबंधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 7वें नंबर की, जिसे हम कह सकते हैं कालिक क्रम। कालिक क्रम का मतलब होता है समय का, काल का जो क्रम है उसे ध्यान रखना है कि घंटी बजाएंगे उसके बाद हमें एक निश्चित समय तक रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है घंटी तो आप बजा दी 2 घंटे बाद रख रहे हैं, भोजन कुत्ते के मुंह से ला रहा है कि संभव नहीं है। हमने अभी घंटी बजाई, 3 सेकंड रुकिए, 3 सेकंड बाद भोजन रखिए, अब कुत्ते के मुंह से क्या निकलेगी? लार निकलेगी। यानी कालिक क्रम होना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है, पावलोव साहब का जो सिद्धांत है, वो यही बात कहना चाहते हैं कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना है तो इनका प्रयोग कीजिए। अगर आपको कुत्तों को, जीवों को, सजीवों को आपको प्रशिक्षण देना है तो ऐसी सिद्धांत का प्रयोग कीजिए। बच्चों में अगर आपको पढ़ाना है
कालिक क्रम से उसे पढ़ाइए, ए फॉर एप्पल बोल करके पढ़ाइए, ऐसे अनार बच्चे को पढ़ाइए। जब क्रम के अनुसार पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा, बालक बहुत आसानी से सीख जाएगा। इसलिए जो अनुबंधन का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, परंपराओं से चलता हुआ प्राचीनतम अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि ओल्डेस्ट लर्निंग थ्योरी। तो ये जो सिद्धांत है जो पावलोव साहब ने दिया था, ये यही इसी बात के लिए काम आता है। और इनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप इन्हें 1904 में 1904 में इन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आपको ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और इससे संबंधित किसी भी सवाल का जवाब आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो मैं 100% कहता हूं कभी आप नहीं भूलेंगे। इससे पूछे जाने वाले किसी भी सवाल में आप कभी नहीं अटकेंगे। इसे आप खुद देखिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद अपने साथियों के पास इसे अवश्य भेजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे अवश्य भेजें। ध्यान रहे, बेल के आइकन पर क्लिक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही क्लास का जो है प्राइमर का जो शेड्यूल होता है वो जैसे ही होगा तो 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास के लिए अपने आप को 30 मिनट पहले ही तैयार कर लेंगे। आशा ही नहीं, विश्वास भी करता हूं और मंगल कामनाएं भी आपके साथ मेरी हैं कि आप इस बार की रीट की पात्रता परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे और 3rd ग्रेड का जो आपकी जो भर्ती होगी उसमें आपका चयन अवश्य होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।